दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कि है एग्रीकल्चर, उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी लेंदी है, इसलिए इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है जो कि लैंड रिफॉर्म है वो ही बहुत लेंदी है, कम से कम 25-30 मिनट अराउंड इसको लग जाएगा। और इसके बाद भी बहुत से अभी जो एस्पेक्ट है इस चैप्टर में जो बचे हुए हैं उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा अभी। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 और पार्ट जो हैं अभी इसके बनाने बाकी है, या फिर कोशिश करूँगा कि रिमेनिंग पोर्शन है उसको एक ही पार्ट में डिस्कस कर लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल मैनर में बहुत जितना डिटेलिंग हो सकती है अलग से बहुत फोकस तरीके से इसको स्टडी किया जाए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म बेसिकली होता क्या है। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है, लैंड रिफॉर्म मतलब कि जो कुछ भी एसोसिएट है लैंड्स के साथ में, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर की बात नहीं करेंगे, लैंड के साथ जो जुड़े हुए हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो वहाँ पे जो कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको लैंड रिफॉर्म कहेंगे। जैसे कि लैंड ओनरशिप है, उसका क्या पैटर्न चल रहा है। दैट मीन्स कि जो ज़मींदार है उसकी खेत है, या फिर जो उस खेत में एक्चुअली जो काम कर रहा है उसकी खेत होगी, मतलब ओनरशिप जो है उसका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई चेंजेस लेके आते हो जिससे कि सबका वेलफेयर हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको लैंड रिफॉर्म कहेंगे। लैंड होल्डिंग से रिलेटेड अगर आप कोई चेंजेस लेके आते हो दैट मीन्स कि जो खेत है उसके साइज़ क्या है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी खेतें हैं, और कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास या तो बहुत छोटे खेत हैं या फिर है ही नहीं उनके पास खेत, वो सिर्फ खेतों में काम कर रहे हैं। इस तरीके के चेंजेस, जो खेतों में काम कर रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा है, अगर हो रहा है तो उसमें अगर सुधार आप लेके आते हो उसको लैंड रिफॉर्म कहेंगे। और इन ए नटशेल लैंड रिफॉर्म को हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए, इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पे देखते हो कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंस आप देखते हो वो अराउंड 70% 80% देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमें हेरिटेज में मिला तो वो आप देखते हो कि वो बहुत ही इनइक्विटेबल था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी थी हर कंटेक्स्ट में। चाहे ओनरशिप की बात ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पे इनइक्वालिटी थी। लैंड होल्डिंग की बात कर लीजिए, वहाँ पे इनइक्वालिटी थी। खेतों में जो काम कर रहे हैं ज़मींदार के बीच में बहुत इनइक्वालिटी थी। दो मतलब टाइप के आपको टेनेंट्स जो थे वो भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो इंडिपेंडेंस के बाद में एग्रीकल्चर का रूप आपको देखने को मिलता है वो इस तरीके का था कि यहाँ पे इक्वालिटी जो थी वो आपको नहीं देखने को मिल रही थी, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले एग्रीकल्चर सेक्टर में कि उनमें रिफॉर्म्स करना बहुत स्वाभाविक हो गया था। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लैंड रिफॉर्म, अभी तो हमने समझ लिया कि लैंड रिफॉर्म होता क्या है। अब हम आगे सीक्वेंस वाइज समझेंगे कि ये लैंड रिफॉर्म जो है बेसिकली किस किस तरीके के लैंड रिफॉर्म जो है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस लिए गए। बहरहाल, सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हमें लैंड रिफॉर्म जो है उसको करने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी इसलिए थी कि ये जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको किसी तरीके से रिमूव किया जाए। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, या फिर सबसे पहले ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो तो समझ ही लेंगे, सबसे पहले समझें कि ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है उसको ही लैंड रिफॉर्म कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, आपका लैंड टेन्योर सिस्टम। तो लैंड टेन्योर सिस्टम जो है, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी। लैंड टेन्योर सिस्टम में क्या था कि अब किसी को मान लीजिए खेती करने के लिए कोई ज़मीन दे दिया गया, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो सिक्योर नहीं है। मतलब उसका मन किया, उसको पैसे की आवश्यकता थी ज़मींदार को, उसने किसी किसान को दे दिया कि तू खेती कर ले, और बाद में उसे ऐसा लगता है कि ये खेत तो उपजाऊ भी बहुत है, तो उसने क्या किया कि जो किसान था उससे अपनी ज़मीन उसने ले ली। मतलब कि जो आपका ये सिस्टम जो था, टेन्योर सिस्टम जो था, लैंड टेन्योर सिस्टम था, वो इतना सिक्योर नहीं था। दैट मीन्स कि किसान को अगर ज़मींदार खेत दे देता है तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि 1 साल तक उससे नहीं मांगेगा ज़मीन जो है, 2 साल तक नहीं मांगेगा। तो इस तरीके का कोई सिक्योरिटी जो था आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए एक ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, और इसमें क्योंकि डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलती है तो इसमें रिफॉर्म करने की हमें आवश्यकता थी, इसलिए हम लैंड रिफॉर्म लेके आए। देन उसके बाद लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था वो क्या था,
मतलब कईयों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बहुत बड़े बड़े खेत थे, कईयों के पास खेत बहुत छोटे थे या फिर थे ही नहीं। तो इसमें भी कुछ चेंजेस हमें लाने की आवश्यकता थी, और उसके लिए हम जो कंसेप्ट लेके आए थे लैंड रिफॉर्म में वो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ठीक है, आगे हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन लैंड रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में देखें तो दो तरीके से आप देख सकते हो। भूदान मूवमेंट करके आपने एक कंसेप्ट सुना होगा। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है उसके तहत आपने सुना होगा कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, आगे हम वन बाय वन ये सब कुछ समझेंगे। बहरहाल हम देख रहे थे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपका था कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी जो थी वो देखने को आपको मिल रही थी, तो इसको अब रिमूव करने की आवश्यकता थी, इसलिए हम लैंड रिफॉर्म लेके आए। सेकेंड जो है, स्वाभाविक सी बात है, अगर बहुत सी खामियां आपको देखने को मिल रही है किसी सिस्टम में, तो अगर आप उसको दूर करोगे या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिल रही है किसी सिस्टम में, तो स्वाभाविक सी बात है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा पर्पस ये था कि किसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अगर इसको हम ठीक कर देंगे तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंट्री का हो जाए। तो ये एक हमारा एम था। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से ये जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर का, अगर उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब कुछ अगर आप कर लेते हो तो फिर एक और हमारा ऑब्जेक्टिव हमने क्या सेट किया कि ये हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जो देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, तो इसको भी रिमूव करने की हमें आवश्यकता थी। अब ये इनइक्वालिटी कैसे देखने को मिलता है? इनइक्वालिटी इस तरीके से देखने को मिलता है कि देखिए, ज़मीनें किसकी थी? ज़मींदार की थी। मतलब कि जो रियल जो कल्टीवेटर था उसके पास तो कुछ भी नहीं था, पहली बात। और दूसरा, लैंड इनइक्वालिटी, ये ऑनरशिप की हम क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑनरशिप किसकी थी? ये ज़मींदार की थी। और जो रियल कल्टीवेटर था वो तो क्लेम कर ही नहीं सकता है, चाहे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते जा रहे हैं, लेकिन वो क्लेम जो है वो नहीं कर सकता लैंड पे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक एस्पेक्ट था, और इसको भी एक ऑब्जेक्टिव जो था इसको हम लेके चले कि किसी तरीके से ये जो लैंड ओनरशिप जो है इसमें जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है इसको भी हम किसी तरीके से रिमूव कर सके। तो ये एक बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म के पीछे। तो जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें, वैसे तो पिछले स्लाइड्स में हमने ये देख ही लिया, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझें तो लैंड रिफॉर्म में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर के तहत आप ये देख सकते हो कि जो इंटरमीडियरीज है, ठीक है, इंटरमीडियरीज यहाँ पे कौन से हैं? जैसे ज़मींदार हो गए। तो अब ये सिस्टम हमने किसी तरीके से ख़त्म करना था। अब ये सिस्टम अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसको ख़त्म करने के बाद क्या होगा कि जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान, उसको ज़मीन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर है कि जो ज़मीन जो मान लीजिए क्लेम करता भी है जिसकी ज़मीन है, उससे लेके हम किसानों के दे दें। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला काम ये किया गया, क्योंकि ये जो लैंड होल्डिंग का जो पूरा मामला था वहाँ में बहुत आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी। मतलब कि एक सेक्शन ऐसा था जिसके पास ज़मीनी ज़मीन थी, एक सेक्शन ऐसा था जो कि मतलब सदियों से उस पर काम करी जा रहा है खेत पे, लेकिन उसका कोई भी उस पर जो क्लेम है वो नहीं कर सकता है अपना। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिफॉर्म किया गया और लैंड रिफॉर्म के तहत हम जिसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है कि लैंड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंडलेस जो आपके फार्मर्स हैं उनके बीच में। फिर उसके बाद टेनेंसी मेजर है, इसको भी हम देखते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि खेतों में वास्तव में काम करते थे। ठीक है, तो अब इनकी सिचुएशन कैसी है? देखिए, ये तो आपको स्वाभाविक सी बात है, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता होगा। तो इनके साथ जो भी टर्म्स जो जुड़ी हुई थी उसमें हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। ठीक है, ये भी लैंड रिफॉर्म का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। जैसे कि जो टेनेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी? सबसे पहले रेंट, दैट मीन्स कि किसी ज़मींदार ने किसी किसान को दे दिया मान लीजिए रेंट पे कि आप ये खेत ले लो, यहाँ पे काम करो। अब था क्या कि चार्जेस बहुत हाई थे, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन का 50 से 70% तक ले लिया जाता था। तो अब ये मतलब पूरे साल किसान ने काम किया, 50 से 70% ले लिया गया, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? तो इसको भी रेगुलेट हमें करना था, और टेनेंसी मेजर के तहत ये कुछ हम चेंजेस लेके आते हैं।
और सिक्योरिटी की बात आपको मैंने बतलाई ही है पहले, तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता थी। देन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये भी मैंने आपको बताया कि एक मैक्सिमम साइज़ जो है वो फिक्स कीजिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे जो ज़मींदार है बड़ी बड़ी उनके पास खेतें हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो खेत है या फिर खेत है ही नहीं, उनके पास खेत है तो बहुत छोटे साइज़ के हैं। तो एक मैक्सिमम साइज़ जो है ये फिक्स किया गया कि खेतों का साइज़ इतना होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हुआ तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लैंडलेस जो आपके फार्मर्स हैं उनके बीच में। तो ये कुछ यहाँ पे टेनेंसी रिफॉर्म के तहत यहाँ पे चेंजेस लेके आए गए। फिर लैंड रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर, टेनेंसी मेजर के अलावा हम बात करते हैं एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स की। तो इसके तहत हम क्या बात करते हैं, इसके तहत हम बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब हुआ कि फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, खेतों में। खेतों के जो साइज़ है मतलब छोटे छोटे हैं, कईयों के पास तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कईयों के पास बहुत छोटे छोटे से खेतों के साइज़ है। अब जो ये छोटे किसान है, अब देखिए छोटा किसान है, छोटी उसकी खेत है, तो जो छोटे खेत होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप प्रॉपर जो आपका इनपुट है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। अब छोटा किसान है, उसके छोटे खेत जो है, अब वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो ट्रैक्टर लेके आए, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हुए यहाँ पे एक जो रिफॉर्म किया गया एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर के तहत, कि जो छोटे छोटे खेत हैं उनको कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़े खेत में या फिर दो बहुत बड़े खेत में इनको इनको बना दिया गया। तो ये रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर के तहत काम किया गया। फिर इसके तहत एक तो ये काम कर दिया गया, दूसरा ये था कि जो छोटे छोटे खेत थे इन सभी किसानों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का ये कंसेप्ट लेके आए कि आपका भी छोटे छोटे खेत है, हमारे भी हैं, 10 15 20 ऐसे किसान मिलके उन्होंने मिलके मतलब कि काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि वो अब सभी खेत को एक ही खेत मानेंगे, हालांकि इंडिविजुअल खेत के जो राइट है वो इंडिविजुअल आपके जो फार्मर्स हैं उनके ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन अब एक यूनिट मान के उस पर काम किया जाएगा मिलके, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म को हम ये 3 पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स जो है वो किए गए। तो इंडिया में जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे सबसे पहले तो ज़मींदारी सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया, टेनेंसी रिफॉर्म किया गया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग जो थी वो करेगी, दैट मीन्स कि मैक्सिमम साइज़ जो है खेत का कितना होना चाहिए उसकी बात करेगी। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, दैट मीन्स कि छोटे छोटे खेत है उसको इकट्ठा करके उसको एक बड़ा या फिर 2 बड़े खेतों में उसको मतलब कि स्टेब्लिश कर देना। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करी जाती है, जो लैंड रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने की बात की जाती है, भूदान मूवमेंट की बात की जाती है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे लैंड रिफॉर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी लैंड रिफॉर्म को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विथ अबोलिशन ऑफ जमींदारी। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जमींदारी सिस्टम जो था ये था क्या। तो इस सिस्टम के तहत जो ज़मीन थी वो किसकी थी, खेत जो थे उसका जो मालिक था वो कौन था, वो थे जमींदार। अब जमींदार जो थे ये क्या करते थे, ये जो कल्टीवेटर्स है उनको ये खेत दे देते थे। अब जो कल्टीवेटर्स थे ये कौन है, ये है टेनेंट्स। अब ये जो लोग हैं इनके पास कोई भी राइट नहीं है, किसी भी समय जमींदार जो है इनको खेतों से निकाल सकता है। अब इस सिस्टम के तहत आप क्या देखते हो कि जो रेवेन्यू है जो जनरेट होगा खेत से, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, क्या यहाँ पे किसान जो दरअसल कल्टीवेटर्स काम कर रहे खेत में वो पे करेंगे कि जमींदार करेंगे। इस सिस्टम के तहत जमींदार जो था ये रेवेन्यू जो था गवर्नमेंट को पे किया करता था। अब होता क्या है कि इस सिस्टम के तहत विद द पासेस ऑफ टाइम बहुत से आपको डिफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये कौन से डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि जमींदारों ने एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम ही नहीं किया। इनका एक ही पर्पस था कि किसी तरीके से फार्मर्स का किया जाए एक्सप्लॉयटेशन और मैक्सिमम उनसे रेवेन्यू जो है वो ले लिया जाए। तो ये इनका एक बेसिक पर्पस था। तो ये कुछ सारा सिस्टम था और इसके तहत कुछ आपको यहाँ पे डिफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। और आपको बताते चलूँ कि इंडिपेंडेंस के दौरान आप देखते हो इंडिपेंडेंस का जो टाइम था उस समय लगभग इस सिस्टम के तहत 40% इंडिया के खेत आपको देखने को मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े स्तर पे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जो है रियल कल्टीवेटर्स का यहाँ पे जमींदारों के हाथों आपको देखने को मिला होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जमींदारी सिस्टम जो है जब इसको अबॉलिश किया गया तो इसके तहत कौन कौन से मेजर चेंजेस लेके आए गए। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस और सबसे पहला जो स्टेट था जिसने काम किया वो था स्टेट ऑफ बिहार।
तो 1950 में आपको देखने को मिलता है कि बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने कि एक एक्ट पास किया जिसके तहत ये जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया। अब ज़मींदारी सिस्टम को जब ख़त्म किया गया तो इसको ख़त्म करने के बाद रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो ये राइट्स थे ज़मींदारों के खेत के, वो ख़त्म किए गए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पूरे इंडिया में ये ज़मींदारी सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया गया। अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, किसानों से माफ़ कीजिएगा, ज़मींदारों से उनकी ज़मीन ले ली गई। अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ज़मींदार थे जिनसे कि खेत नहीं ली गई। तो जिनसे खेत ले ली गई तो क्या उनको कुछ कंपनसेशन दिया गया? जी हाँ, उनको कंपनसेशन यहाँ पे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये सिस्टम ख़त्म किया गया तो क्या उनको कैश पेमेंट किया गया या फिर कुछ किसी और तरीके से उनको मतलब कि कंपनसेट किया गया? तो यहाँ पे एक बॉन्ड इनको दिया गया और वो जो बॉन्ड था उसकी पेमेंट के लिए यहाँ पे एक स्पेशल जमींदारी अबोलिशन फंड करके एक यहाँ पे फंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी, आपने याद रखना है। तो इसके तहत पहला जो काम किया गया जमींदारी अबोलिशन के तहत कि जो ये अबोलिशन ऑफ राइट्स जो है ज़मींदार के, उसको यहाँ पे जो राइट्स जो है ज़मींदार के उसको अबॉलिश किया गया। देन इसके अलावा जो दूसरा काम ये किया गया कि अब इनके राइट्स तो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है, जिस जिस केसेस में ख़त्म किए गए, तो अब जो नया ऑनर होगा वो कौन रहेगा? तो ये नया ऑनर वो है जो कि खेतों में काम करते थे बहुत लंबे समय से, और बाद में इन्हीं लोगों को भूमिधार कहना शुरू किया गया। अब देखिए, जब जमींदारी सिस्टम चल रहा था तो उसके तहत एक और जो फीचर आप देखते हो कि जो कॉमन लैंड होते हैं जैसे कि ग्रेजिंग लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, तो इस पे भी जो अधिकार था किसका था? जमींदार का था। तो जैसे ये जमींदारी सिस्टम खत्म होती है तो ये जो कॉमन लैंड थे अब ये किसके अधीन आ गए? गवर्नमेंट के अधीन आ गए। तो ये एक मेजर चेंज आपको देखने को मिला। अब देखिए, जो ज़मींदार ये दावा करते थे कि हम खुद अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे, हम टेनेंट्स को नहीं देंगे, तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको जो है खेत जो ये थी उनके पास ही रहने दी गई। ठीक है, ये भी एक आप ज़मींदारी अबोलिशन जब हम बात करते हैं तो इसके तहत ये नहीं है कि ज़मींदारी सिस्टम जब ख़त्म कर दी गई तो मतलब जो ज़मींदार थे उनके जो ज़मीनें थी वो ले ली गई। अगर जो काम करना चाहते थे, खुद खेती करना चाहते थे, उनसे ज़मीनें जो थी नहीं ली गई। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो जिन जिन किसानों को खेत मिले, तो अब यहाँ पे सिस्टम जो था पहले ज़मींदारी सिस्टम के तहत कि ज़मींदार जो है वो रेवेन्यू पे करेगा गवर्नमेंट को, तो अब कौन करेगा? अब जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है। अब आप सोच रहे हो कि मतलब कोई अपनी ज़मीन भला क्यों देगा? अब यहाँ पे हमने देखा कि इनके राइट्स ख़त्म कर दिए गए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सेल्फ कल्टीवेशन करना चाहते हैं उसको एग्जम्पशन भी दी गई। तो देखिए, एक क्लॉज ये था कि जब ये सिस्टम ख़त्म करने की बात की गई थी तो एक कंसोलिडेशन वाला एक कंसेप्ट था, या फिर आप इस तरीके से समझिए कि जो जिन जिन जमींदारों ने ये दावा किया कि हम खुद काम करेंगे, ठीक है, तो उनको भी एक हिस्सा ऐसा था खेत का, मतलब कि वो उन्होंने टेनेंट्स को देना ही देना था, ये स्वाभाविक था। ठीक है, तो उसके तहत जो ये फार्मर्स थे उनको ज़मीन मिली। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है कि इवन इफ मतलब कि उन्होंने सेल्फ कल्टीवेशन करने की बात करी तो इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि जो ज़मीन पहले उनकी थी तो मतलब सबका सब रख लेंगे, एक हिस्सा जो था वो टेनेंट्स को देना पड़ा। तो जो अब सिस्टम क्योंकि ये अबॉलिश कर दिया गया तो इसके तहत अब क्या होगा? डायरेक्टली जो आपके ये टेनेंट्स थे अब ये डायरेक्टली रेवेन्यू जो है वो पे करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है जी, तो ये अभी तक हमने पहला ज़मींदारी सिस्टम को जब अबॉलिश किया गया तो किस तरीके से किया, इसके मायने क्या है वो अभी हमने समझा। अब हम देखते हैं कि टेनेंसी रिफॉर्म जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझे कि ये टेनेंसी सिस्टम जो था ये क्या था। तो जब ज़मींदार खुद अपने खेतों पे काम नहीं करता है और किसी दूसरे किसान को दे देता है वो खेत काम करने के लिए, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इसको हम टेनेंसी सिस्टम कहते हैं। अब ज़मींदार खुद नहीं काम कर रहा है, वो दूसरे किसान को दे रहा है जिसको कि हम टेनेंट कहते हैं। तो ये जो टेनेंट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट और दूसरा होता है नॉन ऑक्यूपेंसी। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट वो है जिनका कि हेरिडेटरी राइट है, ठीक है, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है उनका कि मतलब अगर उनके बाप दादा ने काम किया था खेत पे तो वो भी काम करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से इनको ऑक्यूपेंसी टेनेंट कहा जाता है। अब इनके कुछ बहुत से अच्छे राइट्स जो है इनको दिए जाते हैं। अच्छे राइट क्या है कि जब तक ये मतलब कि रेंट देते रहेंगे तब तक ये काम करते रहेंगे खेत में, इनसे खेत जो है ये नहीं छीना जाएगा, खेत से इनको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक और जो इनको राइट प्रोवाइड किया गया ये कि जो टेनेंट्स हेरिडेटरी है, दैट मीन्स कि जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं
वो फर्दर वो जो ज़मीनें हैं आगे दूसरे टेनेंट्स को दे सकते हैं, जिसको कि सब टेनेंट कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल राइट जो थे ऑक्यूपेंसी टेनेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल इनके ऑपोजिट जो थे उनको नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कहते हैं, और बिल्कुल ही इनके ऑपोजिट जो कुछ भी ये यहाँ पे हमने पढ़ा है इसको ऑपोजिट कर दीजिए, ये सब कुछ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स में आ जाएगा। तो जब रिफॉर्म किया गया टेनेंसी सिस्टम में, तो इसके तहत कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सही, हमने रेगुलेशन ऑफ लैंड किया। रेगुलेशन ऑफ लैंड का क्या मतलब हुआ कि पहले आप देखते हो कि जो फार्मर जो प्रोड्यूस करता था, तो उसके प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 50 से 75% तक उसके जो प्रोड्यूस थे वो एज अ टैक्स ले लिया जाता था ज़मींदारों के द्वारा। तो ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल था इस सिस्टम में। तो इसके बाद क्या किया गया, जब ये रिफॉर्म किया गया तो ये जो फार्मर प्रोड्यूस का जो एक जो प्रपोर्शन है वो कम करके क्या कर दिया गया, 25 से 33% तक लगभग इसको कर दिया गया। तो इससे एक जो रिलैक्सेशन जो थी टेनेंट्स को यहाँ पे मिली, स्वाभाविक सी बात है, मिलनी ही थी इससे। अब कुछ स्टेट थे जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो पहला जो रिफॉर्म जो था टेनेंसी सिस्टम के तहत वो किया गया रेगुलेशन ऑफ लैंड, और दूसरा जो आपका रिफॉर्म किया गया वो था सिक्योरिटी ऑफ टेनर। तो हम बार बार लेक्चर की शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि कैसे कोई सिक्योरिटी जो थी, अनलेस जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट थे उसको अगर छोड़ के अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपके टेनेंट्स थे उनका कोई जो टेन्योर था वो सिक्योर नहीं था। दैट मीन्स कि जब मर्जी उनको ज़मीनों से, उनके खेतों से उनको बाहर निकाला जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये भी रिफॉर्म लेके आया गया, मतलब कि अनलॉफुली अब उनको खेतों से नहीं निकाला जाएगा। और लैंड ओनर जो है, अगर जैसे कि हमने एक क्लॉज पीछे पढ़ा था वहाँ पे बात करी गई थी कि अगर ज़मींदारी सिस्टम को जब हमने अबॉलिश किया तो जो ज़मींदार ने ये दावा किया कि हम खुद खेती जो है वो कर लेंगे, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन जब वो कल्टीवेशन खुद भी करेंगे उसके बावजूद भी एक लैंड का जो हिस्सा है वो किसके लिए रखना पड़ेगा, वो टेनेंट्स के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक यहाँ पे चेंज किया गया। अब ये क्योंकि डायरेक्टली किसके साथ लिंक कर है, टेनेंट्स के साथ में, तो इसलिए हमने सिक्योरिटी ऑफ टेनर के तहत इसको हमने डिस्कस किया, या फिर आप कह सकते हो टेनेंसी सिस्टम रिफॉर्म के तहत इसको डिस्कस किया। फिर फोर्स्ड लेबर जो है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात की गई, इसको भी टेनेंसी सिस्टम रिफॉर्म के तहत आप देख सकते हो। अब एक यहाँ पे और मेजर चेंज ये किया गया कि अब कई बार ऐसा होता था कि जो मान लीजिए टेनेंट्स जो है वो पेमेंट जब नहीं कर पाते थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब कि यहाँ पे सीज कर ली जाती थी ज़मींदारों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मतलब कि उनके जो कैटल्स वगैरह है वो लेके चले गए। ठीक है, तो ये सिस्टम जो था इसको भी ख़त्म करने की बात करी गई इस पूरे टेनेंसी सिस्टम रिफॉर्म के तहत। फिर एक रिफॉर्म किया गया जिसको कि आप कहते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो ये नाम से स्पष्ट है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम साइज जो है खेत का वो हम तय करेंगे, क्योंकि आप देखते हो कि एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग जो है उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी जो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब कई बहुत बड़े बड़े खेत हैं, कईयों के पास खेत नहीं है या फिर बहुत छोटे खेत हैं। तो किया ये गया कि एक मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया गया कि इतना मैक्सिमम खेत का साइज़ होना चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर किसी के पास खेत है तो वो उसको सरप्लस खेत कहेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन भूमिहीन किसान जो है, लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट जो है, उनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग बेसिकली कहा जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अब स्वाभाविक सी बात है, जो सरप्लस लैंड जो है अगर किसी फार्मर को दिया जाएगा तो फार्मर्स की तो बल्ले बल्ले है, जिनके पास पहले नहीं ज़मीन थी तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑनरशिप इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है वो ख़त्म होगी। फिर अगर किसी को मान लीजिए ज़मीन मिल जाता है तो वहाँ पे काम करेगा, कुछ पैसा कमाएगा, मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगा। ये एज ए ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हो कि क्यों सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग जो थी ये हमारे लिए करने क्यों आवश्यकता थी इतनी इसकी। फिर स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी के पास ज़मीन अगर आ जाती है तो वो खुद काम करेगा और इस तरीके से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये कुछ खास इसके ऑब्जेक्टिव थे, इसको ध्यान में रखते हुए ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग वाला जो रिफॉर्म था वो हमने किया। देखिए, अब जब हम बात करते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की तो ये आप इसको दो पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हो। दो तरीके से इसको कैसे समझ सकते हो कि एक तो ये हो सकता है कि जो अभी वर्तमान में जो भी आपको खेतों के साइज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको आपने क्या करना है, उसकी मैक्सिमम सीलिंग जो है वो आपने कर देनी है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ चेंजेस आते हैं तो फ्यूचर में किस तरीके से चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से आप ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग को आप समझ सकते हो।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था बुक में, 3 स्टेट्स का मैंने यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे लिखा कि कैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो सीलिंग जो थी फिक्स्ड करी गई थी 7 से 20 के हेक्टेयर के बीच में पंजाब में देखने को मिली, और राजस्थान में देख सकते हो कि अप टू 70 हेक्टेयर तक। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये नंबर जो आपने याद रखना है, और मेजर जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं उनके नंबर्स जो है ये जरूर आपने याद रखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि किस स्टेट में जो ये सीलिंग और लैंड होल्डिंग जो था वहाँ पे ज़्यादा था देखने को मिला और कहाँ पे कम था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक रिफॉर्म की जिसको कि आप कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेट कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो हमने लेक्चर में इससे पहले डिस्कस किया कि कैसे जो छोटे खेत होते हैं उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर देते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कैसे हो सकता है, छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक बड़ा खेत बना दिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग कर ली। तो ये 2 तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है वो किया जा सकता है, जिसको कि लैंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के तहत कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए गए, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। तो इसके तहत क्या था कि एक आपका वॉलंटरी सिस्टम था, वॉलंटरी कंसोलिडेशन था। इसके तहत क्या था कि खुद जो इच्छुक थे अपनी मर्जी से वो आगे आए और छोटे छोटे खेतों को उन्होंने कंसोलिडेट किया और 1 या 2 बड़े बड़े खेत बना के उन्होंने कल्टीवेशन करनी शुरू की। और इसके तहत जो पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर 1951। ठीक है, ये जो फैक्ट है ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट बन सकता है। फिर अगर वॉलंटरी कंसोलिडेशन हुआ तो कंपलसरी भी होगा। कंपलसरी कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि लॉ बना दिया जाएगा, लॉ बना के ये कंपल्शन आप पे डाला जाएगा कि अब तो कंसोलिडेशन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अब ये कंपलसरी कंसोलिडेशन था, ये 2 तरीके का था, एक था पार्शियल कंपल्शन और दूसरा था कंप्लीट कंपल्शन। तो ये नाम से ही स्पष्ट है। पार्शियल में क्या होगा कि मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो है, मान लीजिए है ना 100 फार्मर्स है तो 90 जाने ये कह रहे हैं कि नहीं कंसोलिडेशन करनी है, तो 10 को मानना ही पड़ेगा, इसको कहते हैं पार्शियल कंपल्शन। अब इसके तहत जो सबसे पहला स्टेट जिसने कि इनिशिएटिव लिया था वो था मध्य प्रदेश 1923 में, आपने याद रखना है। कंप्लीट कंपल्शन मतलब कोई चॉइस नहीं है आपके पास, करना ही करना पड़ेगा आपको, और इस तरीके का जो स्टेट था वो था महाराष्ट्र। अब ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड की जब बात की गई, इस तरीके की रिफॉर्म की जब बात की गई, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको इसमें देखने को मिली वो ये थी कि लैंड रिकॉर्ड नहीं था। अब कंसोलिडेशन की बात तो कर रहे हो और मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास, जिस खेत को आप जोड़ने की बात कर रहे हो, इकट्ठे करने की बात कर रहे हो, तो वो उस केस में किया जाएगा ना प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड हो कि नहीं ये मेरी खेत है, ये आपकी खेत है, चलिए मिलकर अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्योंकि अब लैंड रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर है नहीं, तो इसके चलते जो है बहुत से दूसरे अराइसिस जो है जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज हो जाती हैं। तो उसके चलते एक बहुत बड़ी समस्या जो है थी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड में आपको देखने को मिली। और सबसे बड़ी जो समस्या थी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में वो थी डिफरेंस इन लैंड वैल्यू। तो मतलब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक किसान जिसका कि खेत जो है वो उपजाऊ है, दूसरे का बिल्कुल ही बंजर है, तो मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड यहाँ पे तो पॉसिबल होगा ही नहीं, समझ लो बात को। और उसके बाद इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए, उसकी कमी थी कहीं ना कहीं, मतलब कि लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल देखने को मिल रहा है। अब इन सभी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा भी चाहिए, नया नया देश बना था, इतना पैसा था नहीं, तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते, ये बड़ी समस्या थी। फार्मर्स ने इसका ओपोज किया। ओपोज क्यों किया? क्योंकि डिफरेंस इन लैंड वैल्यू, सीधी सी बात है। उसके बाद जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो देखिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है ना, उसके तहत ही हम कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला केस यहाँ पे क्या किया गया कि कंसोलिडेट किया गया, छोटे छोटे लैंड्स जो है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया। ठीक है, दूसरा क्या था कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करी गई। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है इसको भी आप कंसोलिडेशन ऑफ लैंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको कंसोलिडेशन ऑफ लैंड क्यों कहोगे? क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है कि मतलब सभी लोग अब मिल के काम करेंगे। ठीक है, 10 20 30 50 फार्मर्स ने मिल के क्या किया कि सभी जो इनके खेत है इनको इन्होंने एक यूनिट मान लिया। अब ये कहते हैं कि अब मिलकर हम काम करते हैं। ठीक है, अब जितना बड़ा खेत का साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होगी, इसमें कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर एफिशिएंसी जो है, प्रॉपर पोटेंशियल जो आप यूज़ कर सकते हो। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत अब ये तो कंसेप्ट क्लियर है कोऑपरेटिव फार्मिंग होता क्या है। अब इसके तहत देखिए था क्या, मतलब अब सभी खेतों को आपने एक यूनिट बना दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल जो खेतों के राइट्स हैं इंडिविजुअल फार्मर्स के, क्या वो ख़त्म हो गए? देखिए कोई ख़त्म नहीं हुआ, उनके जो इंडिविजुअल खेत हैं इंडिविजुअल फार्मर्स के ही रहेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जो प्रॉफिट जो निकलेगा, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपके खेत का साइज़ क्या था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सब में। वेजेस कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपने कितना काम किया है। ठीक है, कितना काम किया है उसके तहत आपको वेजेस दिया जाएगा।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर आपका साइज जो था खेत का वो कितना था, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है इसको आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों कोऑपरेटिव फार्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला इसका जवाब ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो था वो हम करें, क्योंकि एक बड़ा खेत जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा ये था कि सब डिवीज़न जो है वो किसी तरीके से रोक सकते हैं। अब इंडिया में होता क्या है, एक मतलब खेत थी, ठीक है, एक किसान था, दो लड़के उसके हुए। अब बाद में होता क्या है कि जब इनकी शादी होती है तो वो कहते हैं कि बंटवारा होना चाहिए खेत का, एक खेत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और फिर बाद में जो वो बच्चे थे किसान के, उनके आगे बच्चे हुए, और इस तरीके से फिर ये मतलब डिवाइड होता गया होता गया होता गया, और बाद में कुछ भी नहीं बचा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या जो थी इसको सॉल्व करी गई थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग। और उसके बाद एक बड़ा रिफॉर्म किया गया इन द फॉर्म ऑफ अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, और आज के समय में भी ये इनफैक्ट अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो लैंड रिकॉर्ड जो है अभी भी शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही थी। पता नहीं अब ये प्रोग्रेस जो है ये कितना अभी इसके ऊपर हुआ है। अगर किसी को इसका आइडिया है कि अगर 100% लैंड रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो चुके हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो क्यों लैंड रिकॉर्ड जो थी हमें इसको अप टू डेट करने की क्यों आवश्यकता थी, ताकि लैंड राइट जो है वो सिक्योर हो सके, ठीक है जी। और यहाँ पे एक लाइन जो थी इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसको ऐड कर लिया कि कई स्टेट्स में ये जो कार्यभार था ये किसको सौंपा गया, रजिस्ट्रार ऑफ एनुअल क्रॉप को, ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है। अब एक हम स्कीम लेके आए जिसका कि नाम था नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम करके। तो इस प्रोग्राम के तहत हमारा जो टास्क था वो ये था कि जैसे ही 12th 5 ईयर प्लान जो है वो ख़त्म होगा, तो तब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका लैंड रिकॉर्ड का जो सिस्टम है इसको हम डिजिटल बिल्कुल ही हम बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम टास्क लेके आए थे, पता नहीं अभी तक इसका क्या प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हो कि जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो उसके तहत देखते हो कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करने की जो शुरुआत है वो कर दी जाती है। फिर आप देखते हो लैंड रिफॉर्म के तहत जो लास्ट रिफॉर्म जो है वो है आपका भूदान मूवमेंट। तो ये नाम से स्पष्ट है, भूदान मतलब कि भूमि का दान किया जा रहा है यहाँ पे। अब इसकी शुरुआत के लिए जो क्रेडिट है आप दे सकते हो सर विनोबा भावे साहब को। 1951 में इस पूरे कंसेप्ट की शुरुआत होती है। तो ये क्या था, नाम से स्पष्ट है, भूमि दान किया गया। भूमि दान कौन करेगा, जिसके पास बहुत सी ज़मीनें हैं। और इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है उस समय लैंड ऑनर्स जो थे वो कौन थे, वो थे ज़मींदार। तो इसके तहत किया ये गया कि विनोबा साहब ये बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनके पास ये जाते थे, बड़े बड़े किसान जो थे उनके पास ये जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जो लैंडलेस जो आपके किसान हैं कुछ हिस्सा आप उनको भी दे दीजिए अपने खेतों का। तो इस तरीके से ये जस्ट एक रिक्वेस्ट था, कोई कंपल्शन नहीं था उसका, ठीक है। कोई लॉ नहीं बनाया गया था कि आपको देना ही पड़ेगा। ये जस्ट यहाँ पे एक वॉलंट्री यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था विनोबा भावे साहब के द्वारा। तो इसके तहत आप देखते हो कि जो लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंडलेस जो आपके किसान हैं उनके बीच में। हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं था। और यहाँ पे बताते चलो कि जिन जिन किसानों ने जिन जिन ज़मींदारों ने अपनी जो ज़मीनें थी वो दान करी तो उनको इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब ये इतना सफल नहीं था, सफल इसलिए नहीं था क्योंकि मतलब लगभग आप देखते हो कि इससे बेनिफिट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। नंबर्स इसके प्रोवाइड नहीं है, शायद नहीं थे बुक में इसके नंबर्स प्रोवाइड किए गए। अब हम चलिए बात करते हैं ओवरऑल जो रिजल्ट था लैंड रिफॉर्म का वो क्या था, टेनेंट्स को क्या इसका फ़ायदा मिला या फिर इसका नुकसान हुआ। तो नंबर्स ये कहते हैं कि सर सिर्फ 6% आपके टेनेंट थे उसको ही इसका बेनिफिट मिला। तो स्वाभाविक सी बात है इतना जो सफल जो था लैंड रिफॉर्म आपका नहीं रहा होगा, सीधी सी बात है। तो अब सवाल ये है कि आखिर लैंड रिफॉर्म जो है ये फेल क्यों हुआ। तो देखिए फेल इसलिए हुआ क्योंकि अब हम लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और इसके तहत हमने भूदान मूवमेंट की बात करी, इसके तहत हमने बात किया सीलिंग ऑफ लैंड की, ठीक है। सीलिंग ऑफ लैंड में हमने क्या देखा कि एक मैक्सिमम जो एक खेत का साइज़ जो था उसको हमने सेट कर दिया और जो सरप्लस था वो लैंडलेस फार्मर्स जो थे उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। भूदान मूवमेंट के तहत भी ऐसे किया गया, मतलब कि दान करने की बात की जा रही थी, ऐसा कुछ कंसेप्ट था। लेकिन ये फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इंडिया में जो लैंड्स है, जो खेत है, उसको एज अ सोशल प्रेस्टीज है देखा जाता है। स्टेटस जो है आपका बढ़ता है अगर ज़्यादा ज़मीन है आपके पास, तो इसलिए कोई वॉलंटरली
ज़्यादा इसमें किसी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं इस नोबल कॉज में। पॉलिटिकल विल की कमी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। फिर करप्शन जो है ऑफ कोर्स हर उस इनिशिएटिव में, हर उस रिफॉर्म में करप्शन आपको देखने को मिला। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉस थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर जो था कि हम क्यों लैंड रिफॉर्म जो है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मेजर इशू था जिसके तहत अलग अलग जो आपके रिफॉर्म थे उसको हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, और ये अपने आप में भी एक रिफॉर्म ही था कि जो लैंड रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट जो है किसी तरीके से किया जाए। फार्मर जो थे इग्नोरेंट थे, उनको लैंड रिफॉर्म के जो बेनिफिट्स थे शायद नहीं समझ पाए, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। देन ऑफ कोर्स लैक ऑफ फाइनेंस, अभी अभी इंडिया जो था वो आज़ाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी जो थी, कैपेसिटी जो थी इंडिया की इतनी नहीं थी, तो इसलिए ये भी एक मेजर फैक्टर था। तो ये पार्ट सेकंड था अब तक। जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में पार्ट थर्ड के साथ में, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ दूसरे और टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।